नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक का खास शो और हम तैयारी कर रहे हैं 2023 की। जी हां, 2023 में बाजार कैसा रहेगा और बजट जो कि बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, इस मुद्दे पे इस शो में बात करेंगे। और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राहुल अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के। राहुल जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया बेस तक को अपना समय देने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर सर। Thank you, Rajaji. Thank you so much for having me on the show, and very happy New Year to you, your family, and your entire team. लेकिन राहुल जी, पहला सवाल, क्योंकि हमारे दर्शकों को बता दूं कि आपने इतना कुछ प्राप्त किया है शेयर बाजार में, उपलब्धियां, पर ये सबको पता है कि आप शेयर बाजार में एंट्री करने से पहले एक मीडिया एंकर थे। तो सर, ये एक पहले तो ये बताएं कि मीडिया एंकर से लेकर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के सीईओ बनने तक का सफर कैसा रहा? काफी लंबा सफर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सोचा नहीं था एक्चुअली, कभी ऐसे करियर प्लान नहीं किया था, लेकिन जब मैं मीडिया में आया था, मैं 2005 में जब मैंने सीएनबीसी ज्वाइन किया था, उसके बाद ब्लूमबर्ग यूटीवी। उससे पहले एक्चुअली मैं यूबीएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर था। सो मेरी जो पढ़ाई थी वो इकोनॉमिक्स की थी। उसके बाद मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में कॉर्पोरेट फाइनेंस में था, फिर यूबीएस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था। फिर एक्सीडेंटली, मीडिया एक्चुअली एक एक्सीडेंट था। कहीं एक पार्टी में एक प्रोपोजिशन आया कि आके मिलिए। जाके मिले, थोड़ा प्रोपोजिशन इंटरेस्टिंग लगा। जवान भी थे उस वक्त। एक टीवी पे आने का, एक जैसे बोलते हैं, एक थ्रिल भी था। करियर अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट जब मैं ब्लूमबर्ग यूटीवी में भी था तो चीजें काफी अच्छी थी। लेकिन आई थिंक 30 साल की उम्र में कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, भगवान आपके लिए एक एक रास्ता प्लान कर लेता है। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हेड दिस एंटिटी एट द एज ऑफ 30। मौका बहुत जल्दी मिला, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो उस वक्त जैसे मीडिया का करियर तो बहुत ठीक ठाक चल ही रहा था, तो आई जस्ट वाज वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स। बट जैसे आपने कहा कि मौके ऐसे बार बार जिंदगी में कभी कभार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। टू बिकम द सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड ग्रो बिजनेस फ्रॉम ग्राउंड जीरो, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन जब परिवार से, माता जी से, भाई से, सबसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं जब बड़ा हो रहा था तो कभी सोचा नहीं था कि मीडिया में होऊंगा, कभी एंकर होऊंगा, कभी एडिटर होऊंगा। बाय एक्सीडेंट हो गया। तो रिलेटिवली छोड़ना भी इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा था। क्योंकि आप तो जानते होंगे, आप सर मुझसे बेहतर जानते होंगे कि कुछ लोग मीडिया की ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए करियर बन यस, जाता है। तो यस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मीडिया में करियर बनाना है। तो एक एक्सीडेंट की वजह से मतलब एक्सीडेंटली चले गए वहां पे। अच्छा था, बहुत अच्छा सफर था, बहुत अच्छे लोगों से मिले। आज भी बहुत करीबी दोस्त हैं, जब मैं फॉल बैक करता हूँ। और एंड नॉट जस्ट सीएनबीसी एंड ब्लूमबर्ग यूटीवी, क्योंकि इसके चलते आप बाकी चैनलों से भी आपकी मुलाकात होती है। तो बहुत अच्छे दोस्त, कुछ आज तक भी बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले अक्रॉस द चैनल्स, बिजनेस न्यूज, जनरल न्यूज, अलग अलग स्फीयर्स में लोगों से मिले। तो नो कंप्लेन्स। जैसे कहते हैं कि आप जहां हैं, भगवान चाहता है कि आप उस वक्त वहीं पे रहें। तो नो कंप्लेन्स, जर्नी अच्छी रही है, इंटरेस्टिंग रही है। और देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। अभी तक का तो आपका ग्रोथ का सफ़र सबको पता है, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही सफ़र जारी रहे। लेकिन सर, बाज़ार ना 2022 में तो बहुत मुश्किल हो रहा था बाज़ार को लेकर पैसा कमाना, और 2023 शुरू हुआ है तो फिर से वही झटके लगने शुरू हो गए हैं। हम कहते तो हैं कि हम रिलेटिवली आउट परफॉर्म करते चले जाएंगे ग्लोबल पीयर्स को, लेकिन अभी तो 2023 में ऐसा लग रहा है कि बाकी के बाज़ार इंडियन मार्केट से ज़्यादा तेज़ी पकड़ने को तैयार बैठे हैं। तो अभी बाज़ार कैसा रहेगा? चढ़ेगा, गिरेगा, उठापटक वाला मार्केट रहेगा, कैसा रहेगा 2023 में? देखिए रजत जी, इसमें आई थिंक 2023 को दो हिस्सों में देख लेते हैं। पहले 6 महीने और बैक एंड के 6 महीने। तो मुझे लगता है पहले 6 महीने में जो ब्याज के दर बढ़े हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूरोप में भी, और खासकर इंडिया में भी, इसका अभी तक पूरी तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम पे फील नहीं हुआ है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करते हैं, आई थिंक उसका एक इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये आपको पहले 6 महीने में देखने को मिलेगा, जब तक ये मानसून्स आ जाएं। तो मुझे लगता है कि पहले 6 महीने काफी चैलेंजिंग हो सकता है बाजार, और काफी वॉलेटाइल भी हो सकता है। मानसून्स के उस पार आई थिंक हम इंडिया के जनरल इलेक्शंस के काफी करीब होंगे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ सकती है उस वक्त। ऑब्वियसली मानसून्स एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होगा कि किसानों को किस तरह की फसल मिलती है, उनको क्या उनकी फसल के लिए प्राइसेस मिलते हैं, और इन्फ्लेशन की स्थिति उस वक्त क्या है। क्योंकि क्या गवर्नमेंट को ज्यादा सब्सिडाइज करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर विल बी मोर ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स।
और जो दूसरा हिस्सा है वो प्री इलेक्शन रन अप के बेसिस पे कि गवर्नमेंट क्या करती है स्पेंडिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम दुनिया में स्लो डाउन देख रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो मैं आईटी से दूर रहूंगा, और अगर मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट वगैरह ऐसे स्टॉक्स लूंगा जहां पे मुझे लगता है कि स्पेंडिंग होगी। और अगर ऑब्वियसली उसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा तो एफएमसीजी का एक सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं जिनको डेली वेजेस मिलते हैं, तो उस बेसिस पे आपकी रूरल कंजम्पशन भी काफी हद तक बढ़ेगी। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि इट इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ टू हाल्व्स, governed by two different facets and two different sectoral positionings. बट सर अगर इसको आप ये टू हाफ्स के उसमें भी देखना चाहते हो मार्केट को उस पर्सपेक्टिव में, तो कितना मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क आप समझते हो कि इंडियन इक्विटीज़ पे, इंडियन इक्विटी मार्केट पे इस समय है? कहाँ तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और कितना अपसाइड इस साल निफ्टी मैक्सिमम दिखा सकता है? क्या हम तैयार होंगे कि पिछले जो हाइज लगे हैं पिछले साल अंत में जाते जाते वो हाइज को क्रॉस कर दें? अगर गिरावट आई तो कहाँ तक, क्योंकि निवेशक ना इन लेवल्स पे आके बहुत घबराए हुए हैं। अ, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगर बाजार यहाँ से गिरे भी तो 10 से 15% ज्यादा गिर सकता है। मुझे लगता है कि निफ्टी का, मेरे को वर्स्ट केस सिनेरियो करंट एविडेंस पे लगता है कि अगर किसी वजह से करेक्ट हुआ तो 15 से 16 हजार के बीच में मेरे को लगता है कि एक रीजनेबल फ्लोर है। दो चीजें हैं जो इंडिया के हित में जा रही हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच, आपको याद होगा जो तेल के दाम थे वो 120 130 डॉलर चले गए थे। आप पिछले 3 4 महीने से देख लीजिए, 75 और 85 के बीच का रेंज पड़ गया है। तो ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया इज अ वेरी लार्ज इंपोर्टर ऑफ क्रूड, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेविंग आ जाती है। दूसरा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई रहा है इंडिया में पिछले 1 साल से, तो वो एक बेस इफेक्ट की वजह से भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आई थिंक इंक्रीमेंटली डेटा पॉइंट्स थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज के नीचे के, अगर हमने थोड़ा मार्केट करेक्ट हुआ तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। ऊपर तो की तरफ खरीदारी अगर की। हम देखें, तो ऊपर की तरफ मेरे को एक चैलेंज ये दिखता है रजत जी, के आज की डेट में जो बैंकों की सबसे बड़ी चैलेंज है इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में, वो है डिपॉजिट ग्रोथ। और आप देख रहे हैं इंडिया में भी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बैंक्स के एफडी रेट्स ऑलरेडी 8.5% हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन के 7.75 से लेके 8% तक। और आपके और मेरे एज ग्रुप में आई थिंक सम बैंक्स आर ऑफरिंग 7%, 7 क्वार्टर 7.25 तक। ये 1 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये एक बहुत क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बन गया है। आप 10 ईयर जीसेक में भी पैसा लगा सकते हैं और आपको 7.3 7.5% बिना कुछ किए मिल जाएगा। तो थोड़े कंपीटिंग एसेट क्लासेस आ गए हैं इक्विटीज के लिए, और इस वजह से मुझे लगता है कि अपसाइड थोड़ा कैप हो सकता है। तो एक अगर ब्रॉड रेंज देखें, हम उस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच हैं अभी। तो मुझे नहीं लगता कि 16, 15.5, 16 से नीचे जाएगा, पर मुझे ये भी नहीं लगता है कि 19 हजार से ऊपर जाएगा। पर इस दौरान, क्योंकि ये तारीफ थोड़ा ब्रॉड है, पैसे कमाने के मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो वो पैसे कमाने के मौके कौन से सेक्टर्स में मिलेंगे सर 2023 में? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप थोड़ी देर पहले ही जाएं और उत्तर प्रदेश इलेक्शंस की अगर मैं जिक्र करूं, और जिस तरह गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे 2023 आगे बढ़ता जाएगा, और एक झलक इसकी आपको बजट में मिल जाएगी जो कि 20 25 दिन बाद है, और आपको एक एक ध्यान भी आ जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है इकोनॉमी के बारे में अगले 1 साल में। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब गवर्नमेंट बात करती है तो सबसे आसान चीज होती है रोड बनाना। तो आपके जो रोड कंस्ट्रक्टर्स हैं उन पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अब जब आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स रेट भी होंगे, तो रेटिंग एजेंसीज पे भी आप झुकाव डाल सकते हैं, जैसे क्रिसिल, इकरा केयर जैसे स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं। और रोड्स बनाने के लिए या इंफ्रा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीमेंट। हालांकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एंट्रेंट रिसेंटली आ चुका है सीमेंट सेक्टर में होलसेल से, जो अदानी की जो बात हुई है, तो अब ऑब्वियसली लोगों को ये नहीं पता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन उसको अगर हम नजरअंदाज भी कर दें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट तो जरूरी है ही है। तो मुझे लगता है कि ये 2 3 सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा करेंगे। और इनके चलते मुझे लगता है कि बैंक में क्रेडिट ग्रोथ आपको इस साल भी 2023 में
12-13% की आपको क्रेडिट ग्रोथ तो मिल ही जाएगी, और अगर उतनी आ गई तो आपके अर्निंग्स जो है 15-18% कंपाउंड हो जाएंगे। तो आप बैंक्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सीमेंट देखिए, रेटिंग एजेंसीज देखिए, और जैसे जैसे साल बढ़ेगा मुझे लगता है कि आप एफएमसीजी कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर, डाबर, ब्रिटानिया, जिनका रूरल फोकस थोड़ा ज्यादा है, उनकी तरफ भी थोड़ा मेरा झुकाव बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स से ज्यादा जुड़े रहें, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स जैसे कि आईटी है उनसे फिलहाल थोड़ा दूर रहें। सर आपने तो बैंकिंग की बात ही नहीं की, पैसा तो पीएसयू बैंक में बना है पिछले साल, क्या करना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स में फिर? बने रहिए। जैसे मैंने कहा, यू नो, लोग ग्रोथ को लेके काफी पेसिमिस्टिक हैं। अगर इंडिया की जीडीपी अगले साल 6% भी ग्रो कर गई, और आप वर्स्ट केस में अगर आपने 10% का भी क्रेडिट ग्रोथ ले लिया, मुझे लगता है कि 14 से 15% आपकी अर्निंग्स तो कंपाउंड हो ही जाएगी। पैसा बना है, आप प्रॉफिट ले सकते हैं, बट आई वुड नॉट एडवाइज पीपल टू एग्जिट। अगर हाइपोथेटिकली अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके 50 रुपए पर स्टॉक बन गए आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक या कोटक में, आप 30 रुपए का प्रॉफिट जरूर ले लीजिए, लेकिन इन स्टॉक्स को बेच के आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर जब आप एवरेजिंग करेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। तो स्टे इन्वेस्टेड इन दीज नेम्स, दे आर वेरी गुड स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म नेम्स, दे आर मार्केट लीडर्स। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रजत जी, आज की डेट में अगर मैं आपको पूछूं कि जो जो अकाउंट्स डिफंक्ट गए हैं इंडिया में हम्म। कॉर्पोरेट के, आज कोई नहीं बोलता कि ये हाउस या ये इंडस्ट्री से ये ट्रबल में है। वो समय था, वो बीत चुका। तो आज की डेट में जो लेंडिंग है वो बहुत प्रूडेंट है, और वो एसेट क्वालिटी में दिख रही है बैंकों की। बैंक्स में मुझे एक ही दिक्कत लग सकती है, वो है क्रेडिट ग्रोथ की। एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि जितना स्ट्रेस लेना था बैंकों को, प्रोविजंस जो थे, एसेट क्वालिटी जो थी, कॉर्पोरेट्स जो एनपीए में जा रहे थे, दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। इट्स देखिए रजत जी, अगर मार्केट को बढ़ना है वो बैंकों के बगैर नहीं बढ़ सकता। आपकी जो बैंक्स है वो 40% का जो वेटेज है वो बीएफएसआई का है। तो अगर मार्केट को बढ़ना है तो आपको इनमें से कुछ स्टॉक्स को लेके बैठ जाना चाहिए। तो चाहे आप एसबीआई या बॉब ले ले पीएसयू में, या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड ले ले प्राइवेट में, या मिड कैप्स में फेडरल वगैरह, लेकिन ये पोर्टफोलियो में आपका मिरर करना चाहिए जो मार्केट में है। आप बैंकों के बाहर नहीं रहिए, प्रॉफिट लीजिए। इट इज वेरी प्रूडेंट टू टेक प्रॉफिट्स, और मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि लीजिए, स्पेशली अगर आपको लगता है कि पैसों की जरूरत है, बट डू नॉट एग्जिट दीज थिंग्स। बहुत हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेस। राइट, लेकिन जो शेयर्स अभी आपने बताने शुरू करे वो थोड़े और चाहिए निवेशकों को जानना आपसे कि वो चाहते हैं कि कौन से शेयर्स आप सजेस्ट कर रहे हो इस समय क्लाइंट्स को। लेकिन सर उससे पहले ना, ये जो आप पहले वेटेज वाली बात कर रहे हो दैट इज़ बैंक्स, बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईटी। ये आप बोल रहे हो कि आईटी में अभी फिलहाल निवेश ना करें, ये तो बहुत बीटन डाउन हो चले हैं ना सर। एक तो टीसीएस के नतीजे आपको कैसे लगे अभी जो आए, और ओवरऑल कि आप आईटी में धीरे धीरे करके खरीदारी करने का मौका है या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज के जो ज्यादातर रेवेन्यूज हैं वो यूएस और यूरोप से आते हैं। तो अगर यूएस और यूरोप स्लो डाउन या रिसेशन में चले गए, तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो क्लाइंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करें, लेकिन वो डिफर तो कर ही सकते हैं। तो जो आपकी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है नेक्स्ट ईयर की, वो अगर आपका टॉप लाइन कम हो जाता है, लेकिन अगर आपके कॉस्ट बढ़ जाते हैं, आपको याद होगा रजत जी, रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले एक फ्रेज आया था आईटी सेक्टर में, मून। तो अगर आप एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए अगर आपके वेजेस बढ़े, अगर आप पहले समझो 7% इंक्रीमेंट दे रहे थे, वो 7 अगर अब 10 हो गया, और ऊपर से आपका टॉप लाइन थोड़ा कम हो गया, तो आपको मार्जिन और टॉप लाइन दोनों का प्रेशर आता है। आईटी कंपनियां कमाल की फ्रेंचाइज है रजत जी। आई थिंक उनका फ्री कैश फ्लो यील्ड या डिविडेंड यील्ड देखेंगे, दो ही सेक्टर है इंडिया में जहां पे आपको ऐसी फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड मिलेगी, एक है आईटी, दूसरे है एफएमसीजी। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स को खरीदने का वक्त आएगा। अब फिलहाल मुझे नहीं लगता वो वक्त अभी तक आ चुका है। मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में निवेश करना 3 महीने शायद दूर है। हम आई थिंक जो आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, जो अप्रैल मई में जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, तब जो कंपनीज कमेंट्री देंगे अगले फिस्कल ईयर के लिए, उनको भी थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि यूएस की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। दूसरी चीज है रजत जी के ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम बीएफएसआई, और जैसे मैंने आपको अभी कहा कि डिपॉजिट ग्रोथ फिलहाल चैलेंज है। और अगर आप डिपॉजिट एज अ बैंक डिपॉजिट रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आएगा। तो हो सकता है कि ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए। तो आई थिंक फिलहाल कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। आईटी सेक्टर ने
बहुत अच्छा किया है रजत जी। आपको याद होगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि एक स्टॉक ले लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो कि एक मिड कैप आईटी कंपनी है। वो लॉकडाउन के दौरान 7 गुना बढ़ा, परसेंटेजेस में नहीं, 7 गुना बढ़ा। तो अगर वहां से भी 50% गिर जाए तो आप सोचिए फिर भी लोगों का कितना पैसा बना है। तो कभी कभी क्या हो जाता है रजत जी, हम सोचते हैं कि ऊपर से कितना खोया, हम कभी कभी ये नहीं देखते कि नीचे से कितना बनाया। तो एक मेंटालिटी की इशू हो जाती है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट फ्रेंचाइज। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप अभी भी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि 3-4 महीने बाद आपको शायद बेटर एंट्री पॉइंट्स मिले। तो सर अब उस मुद्दे पे आते हैं कि शेयर्स कौन से पोर्टफोलियोज में ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, और उसमें आपने कुछ पहले सेक्टर्स गिनवाए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत पसंद था, उसके बाद बैंकिंग आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा था। तो ऐसे में कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, कुछ लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स जो आप शेयर करना चाहते हैं 2023 के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी समय एक रिटेल इन्वेस्टर के पास 15 से 20 स्टॉक होने चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर हम ज्यादा फंडामेंटल फिलोसफी और इन्वेस्टिंग फिलोसफी से हटके फिर ट्रेडिंग माइंडसेट हो जाता है, जिससे मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो आई एम ट्रेडिशनली समबडी हु लाइक्स टू स्टिक विद इंडस्ट्री लीडर्स। तो अगर हम सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक के वैल्यूएशंस काफी हद तक ठीक ठाक हैं। हम एफएमसीजी, मैंने आपको कहा जहां पे थोड़ा रूरल झुकाव है, लीवर, डाबर, ब्रिटानिया जैसे नाम। बैंकों में भी मैंने आपको कहा, आई थिंक मेनली अगर आप पीएसयूज में रहेंगे तो आप एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा में रहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में आप या तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक या इंडसइंड, इन चारों में आप घूम सकते हैं। और अगर आपको मिड कैप में आना है तो आई थिंक फेडरल बैंक इज अ रीजनेबली गुड फ्रेंचाइज। लेकिन आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं। आई थिंक एक चीज रजत जी जो लोगों को अब एहसास हो गया है, क्योंकि आई एम श्योर आप और हम सब जानते हैं, हमने किसी ना किसी को खोया है कोविड में, या तो दोस्त है या फैमिली मेंबर है। तो उसके चलते अब इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है। तो आई थिंक इंश्योरेंस इज वन सेक्टर दैट विल कंटिन्यू टू डू रियली वेल। इसमें 4 ही मोटा मोटी लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड कंपनीज है, मैक्स लाइफ है, आईएसबीआई है, आईसीआईसीआई है, आप एनएचडीएफसी लाइफ है। आप इसमें इनमें से कोई भी उठा लीजिए, वेरी गुड फ्रेंचाइजेस ऑल ऑफ देम। एक म्यूचुअल फंड होना चाहिए आपके पास, 4-5 लिस्टेड है। रिलायंस म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, निपॉन दैट इज, एचडीएफसी है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है, एक वो होना चाहिए आपके पास। एक गोल्ड फाइनेंस उठा लीजिए, एक रीजनेबल हेज हो जाता है क्योंकि गोल्ड इज कंसिडर्ड अ हेज। तो एक मुथूट या मनप्पुरम का आपका होना चाहिए, और बजाज फाइनेंस आई थिंक इज अ गुड फ्रेंचाइज। तो अगर आप बीएफएसआई का पोर्टफोलियो बना दे तो आप रिलेटिवली सेफ रहेंगे। रोड्स में रजत जी प्रॉब्लम यह है कि एक तो एलएनटी का मार्केट कैप इतना बड़ा है, उसके बाद वो मार्केट कैप का गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो कुछ कंपनियां हैं छोटी मोटी जो कि जैसे पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जिनकी बैलेंस शीट मुझे बहुत पसंद है। ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियोज अच्छे हैं, ज्यादा लेवरेज नहीं है, और इसमें प्रमोटर क्वालिटी बहुत आ जाती है रजत जी। आपने देखा है कि रियल एस्टेट और इंफ्रा की जब बात होती है तो हम प्रमोटर क्वालिटी को बहुत ज्यादा मायने देते हैं। तो आई थिंक ये भी कुछ नाम आ रहे हैं। और जैसे मैंने रेटिंग एजेंसीज में कहा, वहां पे भी 3 ही लिस्टेड नाम है, क्रिसिल, इक्रा, केयर। तो उनमें से कोई भी उठा लीजिए। तो आई थिंक ये कुछ नाम जो जहन में आ रहे हैं। एक मल्टी ईयर थीम हो सकता है रजत जी, वो है केमिकल्स। आज की डेट में इतने बड़े मार्केट कैप की कंपनी नहीं है इंडिया में केमिकल्स में। गिने चुने 5-7 होंगे जिनके मार्केट कैप 20-25 हजार करोड़ से ज्यादा हो। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अबाउट मेक इन इंडिया, दो सेक्टर जो बहुत बड़े हो सकते हैं, एक है केमिकल्स, एक है डिफेंस। पर ये ऑब्वियसली थोड़ा लॉन्ग टर्म, 5-10 साल का एक विजन लेके चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एक सरकार स्पेसिफिक चीज है। आई थिंक डिफेंस एंड केमिकल्स इज गोइंग टू बी टू सेक्टर्स वेयर इंडिया इज गोइंग टू एक्सेल रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट इज इन द सेंटर। क्योंकि एक क्षमता आ गई है, एक कॉन्फिडेंस आ गया है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में कि ये दो सेक्टर्स में काम हो सकता है। सोर्सिंग की बात हो रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो ये दो एक हो सकता है कि 10 साल में एक बहुत ही भयानक बड़ी इंडस्ट्री बन जाए, और स्टॉक्स यहां से कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव लगे, पर ये दो सेक्टर्स आई थिंक कुड बी द सेक्टर्स ऑफ द फ्यूचर इन इंडिया। सर आपको इतना फॉलो किया है, इतना सुना है ना, मेरे बैक ऑफ द माइंड बात ये थी कि आप कंजम्पशन से जुड़ा हुआ स्टॉक ज़रूर बताओगे, और वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इस बार आपने कंजम्पशन का नाम नहीं लिया है, और कोई ऐसा स्टॉक भी सामने नहीं आया जो वाकई जो एक कंजम्पशन सेक्टर को बिलोंग कर रहा हो। क्या कुछ वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं? क्या हाई पी मल्टीपल्स पे चल रहे हैं स्टॉक, इसलिए अभी थोड़ा अवॉइड करें? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, देखिए लीवर, डाबर, ब्रिटानिया आर 3 नेम्स जो कि आउट एंड आउट कंज्यूमर स्टेपल्स हैं। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है
कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी और स्टॉक प्राइसेस का भी। मुझे आज भी याद है जब कोविड का पीक था, जैसे अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें, वो 70 रुपए का स्टॉक था, फिर 350 हो गया। मैकडोनल्ड्स जो कि वेस्ट लाइफ है वो 250 था, 800 हो गया। पीवीआर आइनॉक्स के भी स्टॉक्स जिस तरह से रैली हुए, तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं रजत जी जो 3 4 5 गुना हो चुके हैं। तो करंटली 1 ईयर फॉरवर्ड पे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंज्यूमर स्टेपल्स में मेरा झुकाव अभी भी लीवर, डाबर और ब्रिटानिया की तरफ रहेगा। डिस्क्रेशनरी में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस स्थिति में ये कंपनीज हैं आज की डेट में, मेरा झुकाव क्यूएसआर में, जो हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, वो पिज्जा पे ज्यादा नहीं है, वो बर्गर्स पे ज्यादा है। तो क्योंकि इस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस है, तो मैं वेस्ट लाइफ को हर करेक्शन पे खरीदने की कोशिश करूंगा, और देवयानी पे भी करूंगा, क्योंकि देवयानी के पास पिज्जा भी है पिज्जा हट के थ्रू, और ऑब्वियसली केएफसी की भी आधी फ्रेंचाइजी है। तो आई थिंक ये दो नाम है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में जहां पे अभी भी मेरा झुकाव है। अगर आपको इंडियन होटल्स में थोड़ा करेक्शन मिल जाए 20-25% का, तो वो भी एक कमाल का नाम है। तो आई थिंक कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी में हमें थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दें और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की तरफ बढ़ें, तो हैवेल्स भी एक बहुत बेहतरीन नाम है। और जब ट्रेडिशनली हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम एफएमसीजी की ही बात करते हैं। इसमें आप ऑटोज को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम खरीदारी की बात करते हैं एज अ फैमिली, में एनी फैमिली सिट्स डाउन, उसमें टू व्हीलर या फोर व्हीलर का जिक्र या उसका आप बजटिंग जरूर करते हैं। तो उसमें भी आप मारुति देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में। अगर आपको ट्रैक्टर्स खेलने हैं तो महिंद्रा देख लीजिए, कमर्शियल व्हीकल्स खेलना है तो अशोक लेलैंड देख लीजिए। और अगर आपको ऑटो कंपोनेंट्स देखने हैं तो कुछ नाम है जैसे सुब्रजीत इंजीनियरिंग, जमुना ऑटो, जो कि मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये कुछ नाम जहन में आ रहे हैं इस वक्त, जहां पे हमारे ब्रोकरेज में बहुत पॉजिटिव झुकाव है। और मुझे पर्सनली, देखिए एक चीज होती है रजत जी, स्टॉक प्राइस, एक होता है बिजनेस। मैंने दोनों दोनों की एक मैरिज करके आपको बताने की कोशिश की है, जहां मुझे लगता है कि बिजनेस भी अच्छा है, स्टॉक प्राइस भी अच्छा है, और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और मैं आपको ऐसे कोई नाम नहीं बता रहा जो कि मैं आज खुद नहीं खरीदूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे पास है, पर इट इज नॉट, आई एम नॉट राइट। टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट आई वुड नॉट डू अदरवाइज। सो आई थिंक यू कुड बी सेंटर्ड अराउंड दीज थिंग्स। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर जो नाम राहुल जी ने ले लिया, एकदम से लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिकली खरीदो। और लॉन्ग टर्म, बार बार ये वर्ड आ रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव साउंड करेंगे और रिटर्न अच्छे दे सकते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन सर, बजट सबसे बड़ा ट्रिगर तो मार्केट के पास बजट ही है। उम्मीद बजट से आपकी क्या है और क्या विश लिस्ट है? देखिए सबसे बड़ा तो ये होगा कि ज्यादा फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान दिया जाए। आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है। जो हमारी ट्विन डेफिसिट है वो काफी हद तक हमारा रुपी का मूवमेंट भी डिटरमिन करती है। तो आई थिंक, बट जैसे हमने चर्चा की शो में पहले भी रजत जी, प्री इलेक्शन ईयर है, तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे, यू नो, सबसे ज्यादा, देखिए बजट क्या है, इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, राइट। तो एक तो मैं बहुत कीनली देखूंगा कि उनके टैक्स प्रोजेक्शंस क्या है, क्या रेवेन्यू है। जीएसटी कलेक्शंस बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। आई थिंक 1.4 टू 1.5 लाख करोड़ का एवरेज चल रहा है, which is not a bad number. I would like to see beyond GST what are their tax projections and what kind of expenditure are we talking about, और उसमें सब्सिडी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह की क्या assumptions हैं। दूसरा, आरबीआई से डिविडेंड क्या अज्यूम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि अगर बाजार कंड्यूसिव नहीं हुआ रजत जी, तो डिसइन्वेस्टमेंट पे भी एक सवालिया निशान हो जाता है। तो आपको एक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत कंड्यूसिव मार्केट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू सी व्हाट आर देयर रेवेन्यू प्रोजेक्शंस एंड वेयर दे आर लुकिंग टू स्पेंड मनी। सम टोटल बेसिकली फिस्कल डेफिसिट पे आ जाता है। होपफुली इफ दे कैन टेल द मार्केट दे विल बी समवेयर अराउंड 6-6.2, आई थिंक बाजार उसको बहुत पॉजिटिवली ले लेगा। बाकी तो ऑब्वियसली रूरल की तरफ ज्यादा झुकाव होगा, जो कि जो जैसी भी सरकार आती है, इलेक्शन के एक साल पहले वो प्रो रूरल हो ही जाता है। आई वुड बी वेरी हैप्पी रजत जी, अगर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो इनकम लेवल की हम बात करते हैं, वहां पे अगर आपने थोड़ा टैक्स रिलैक्स कर दिया ना, तो वो कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन, अगर आपने ज्यादा टैक्स ब्रेक्स दे दिए, तो वहां पे ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता जहां पे बॉटम ऑफ द पिरामिड में पड़ता है। क्योंकि अगर किसी ने एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, अगर उनके पास साल के 50,000 रुपए भी एक्स्ट्रा बच जाए, तो महीने के 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसको कंजम्पशन या सेविंग्स के लिए। उसमें से अगर उस 2,000 पे सेव कर देता है और 2,000 कंजम्पशन में आता है,
then you just multiply that by the population of India and see the multiplier effect. तो I'd be very interested to see कि अगर उनको लगता है कि उनकी एक्सपेंडिचर इतनी ज्यादा नहीं होगी और बाकी के ऊपर की तरफ जो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट है या कॉर्पोरेट टैक्सेस की कलेक्शन ठीक होगी, तो अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड को थोड़ी राहत मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आई थिंक फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट फिर मेरे टॉप 3, फिर मैं कंजम्पशन पे दोबारा आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि फिर वो देखने का नजरिया हल्का सा बदल जाएगा। सर लेकिन बजट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं आने वाली, कुछ ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि कुछ शेयर मार्केट के लिए कुछ टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव होगा? मेरा इशारा कैपिटल गेन्स की तरफ है। आई होप नॉट, आई होप नॉट। हम यू नो जैसे हम बोलते हैं ना, इफ यू वांट गॉड टू लाफ टेल हिम योर प्लान्स, तो एक तरफ से 100% इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई होप नॉट, क्योंकि जैसे आपने शो की शुरुआत में कहा था, अगर हम सिर्फ हेडलाइन नंबर देखें तो पॉइंट टू पॉइंट लास्ट दिवाली से इस दिवाली बाजार ने पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा कुछ किया नहीं। स्टॉक्स ऑब्वियसली ऊपर नीचे गए हैं, but I don't think in the run up to a national election they would want to upset the market in a very material way. Um, I hope they don't tinker too much with capital gains. I hope they don't tinker at all. But देखते हैं, I think कुछ दिनों में पता चल जाएगा. That would be the biggest negative, I think, if they were to do something along those lines. पर मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर हो गया तो you know it's a toss of the coin, but I hope कि बाकी projections इतने credible हो कि उनको इसके बारे में सोचना ही ना पड़े। राइट, बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका समय बिस्तक को देने के लिए, और एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। Thank you so much, Ajati, and wish you the same. Thank you. थैंक यू सर।